भारतीय सेना के सबसे शक्तिशाली अधिकारियों के परिवार से होने के बावजूद उसने अपनी पहचान छिपाई और खुद को खतरनाक जानवरों से भरे सीमावर्ती क्षेत्र में झोंक दिया। लेकिन उसे बदले में मिली एक क्रूर पिटाई, जिसमें उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई और पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया, और सच्चाई को दबाने के लिए पूरे सैन्य संगठन की एक ठंडी और विशाल साजिश। अंत में एक सैनिक के खून और आंसुओं से लिखे खत ने सोए हुए शेरों को जगा दिया, और अपनी बेटी का बदला लेने के लिए उसके पिता और उसके जनरल भाइयों ने कदम उठाया। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन चालू करें। धन्यवाद। उस दिन भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून का परेड ग्राउंड ऐसा लग रहा था मानो आसमान की सारी रोशनी एक ही जगह बरस रही हो। यह देश के भविष्य को अपने कंधों पर उठाने वाले युवा अधिकारियों की पासिंग आउट परेड थी। ताज़ी इस्त्री की हुई वर्दी का कड़क एहसास और धूप में चमकता लेफ्टिनेंट का पद पिछले 4 वर्षों की मेहनत और भविष्यमान आंसुओं का गौरवशाली इनाम था। सैकड़ों युवा कैडेटों के बीच मंच पर खड़ी एक शख्सियत विशेष रूप से शांत और दृढ़ता से चमक रही थी। वह थी अदिति सिंह चौहान। अकादमी के इतिहास में पहली महिला कैडेट के रूप में सभी विषयों में सर्वोच्च अंक प्राप्त करके स्वॉर्ड ऑफ ऑनर जीतने का कीर्तिमान स्थापित करने वाली अदिति स्नातकों के प्रतिनिधि के रूप में मंच पर खड़ी थी। उसकी आवाज परेड ग्राउंड की ठंडी हवा को चीरती हुई साफ और स्पष्ट रूप से गूंज रही थी। उसने तैयार किया हुआ भाषण नहीं पढ़ा, इसके बजाय उसने धीरे धीरे अपना सिर घुमाते हुए परेड ग्राउंड के अंत में खड़े कैडेटों से लेकर वीआईपी दीर्घा में बैठे प्रतिष्ठित जनरलों तक हर एक की आंखों में देखने की कोशिश करते हुए बोलना शुरू किया। आज इस मंच पर मैं एक सैनिक के रूप में पुनर्जन्म ले रही हूं। सैन्य भावना का पहला सबक जो मैंने सीखा वह था अपने प्रति ईमानदारी, और दूसरा था अपने देश और देशवासियों के प्रति असीम समर्पण। मैं इन दोनों मूल्यों को अपने दिल में बसाकर सबसे निचले स्तर पर सबसे जोश के साथ सेवा करने वाली सैनिक बनूंगी। इसकी शपथ मैं यहाँ मौजूद सभी लोगों और अपने प्यारे देश के सामने लेती हूँ, जिसकी रक्षा के लिए मैं अपना पूरा जीवन समर्पित कर दूंगी। उसके भाषण के समाप्त होने पर कुछ पल की खामोशी के बाद पूरा मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। लोग उसके शानदार अकादमिक रिकॉर्ड और साहसी महत्वाकांक्षा से प्रभावित थे, लेकिन बहुत कम लोग उस अदृश्य सितारों के बोझ को जानते थे जो वह उठा रही थी। वीआईपी दीर्घा की पहली पंक्ति में भारतीय सेना के 3 जीवित किंवदंतियां बैठे थे, जो बाहर से शांत दिखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अनोखी भावना, गर्व और गहरी चिंता की लहरें थीं। सेनाध्यक्ष कोआस जनरल विक्रम सिंह चौहान, जिनके कंधे पर 4 सितारे थे, अदिति के बड़े पापा ताऊजी थे। उनके बगल में दिल्ली स्थित कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग ओट्स लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह चौहान बैठे थे, जो एक पल के लिए भी अपनी बेटी से नजरें नहीं हटा रहे थे। वह अदिति के पिता थे, और उनके पास सैन्य खुफिया महानिदेशालय डीजीएमआई के ब्रिगेडियर अर्जुन सिंह चौहान बैठे थे, जो अपनी पैनी नजरों से मंच पर अपनी भतीजी के हर हाव भाव का विश्लेषण कर रहे थे। वह अदिति के छोटे पापा चाचा जी थे। अदिति सिंह चौहान वह भारतीय सेना के शीर्ष पदों पर बैठे चौहान वंश की इकलौती और अनमोल बेटी थी। उसका रास्ता जन्म से ही लगभग तय था। अगर उसने थोड़ी भी कमजोरी दिखाई होती या एक सामान्य जीवन की इच्छा जताई होती, तो उसका परिवार खुशी उसके लिए एक सुरक्षित और शानदार रास्ता बना देता। रक्षा मंत्रालय में एक आरामदायक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में शुरुआत करके विदेश में सैन्य अताशे के रूप में तैनाती और फिर कुलीन अधिकारियों के शिखर तक पहुंचने का रास्ता। उस रास्ते पर कोई भी खतरा, कोई भी अन्याय उसकी ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन उसने वह सब कुछ ठुकरा दिया। परेड के बाद केवल परिवार के सदस्यों के लिए आयोजित एक छोटी सी पार्टी में अदिति, जो महंगे भोजन और शैंपेन के दौरान कुछ तय कर चुकी थी, ने आखिरकार एक बम फोड़ा। मैं अपने सर्विस रिकॉर्ड से परिवार के सभी सदस्यों के नाम हटवाना चाहती हूँ। पापा, बड़े पापा, छोटे पापा, आप सभी के। आधिकारिक तौर पर मेरा रिकॉर्ड यह दिखाएगा कि मैं एक अनाथ हूँ, जिसके माता पिता की मृत्यु जल्दी हो गई थी। एक पल में खुशनुमा माहौल बर्फ की तरह ठंडा हो गया। उसके पिता लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह चौहान ने अपना गिलास नीचे रखा और अविश्वास भरी नजरों से अपनी बेटी को देखा। उनकी आवाज, जो लाखों सैनिकों को कमांड देती थी, एक घायल पिता की आवाज में बदल गई थी।
अदिति, यह तू क्या कह रही है? तू अनाथ कैसे हो सकती है जब मैं, तेरा पिता और तेरे ताऊजी और चाचाजी जीवित हैं? अदिति ने अपने पिता की कांपती आंखों से नजरें नहीं चुराईं और सीधे उनका सामना किया। उसकी आवाज दृढ़ थी। इसीलिए पापा, मैं जनरल चौहान की पोती या आपकी बेटी के रूप में नहीं, बल्कि केवल लेफ्टिनेंट अदिति सिंह चौहान के रूप में पहचानी जाना चाहती हूं। मैं अपनी काबिलियत और मेहनत से अपनी जगह साबित करना चाहती हूं। अगर मैं आपकी वजह से आसान रास्ते पर चली तो मैं जीवन भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं उन सैनिकों के सामने सिर नहीं उठा पाऊंगी जिन्हें मुझे कमांड करना है। यह एक सैनिक के लिए मौत के बराबर है। कृपया मेरे फैसले का सम्मान करें। उसकी बातें सिर्फ एक बचकाना हठ नहीं थीं। यह एक सैनिक के रूप में उसका विश्वास था जिसे उसने अकादमी में 4 साल तक अपने अंदर बसाया था। यह सम्मान का सबसे शुद्ध रूप था जिसे वह बचाना चाहती थी। उसके बड़े पापा सेनाध्यक्ष जनरल विक्रम सिंह चौहान ने भारी आवाज में कहा। उनकी आवाज में पूरे भारतीय सेना को हिला देने वाली गंभीरता थी। अदिति, एक सैनिक के रूप में तुम्हारी यह भावना सराहनीय है, लेकिन सेना उतनी सरल नहीं है जितना तुम सोचती हो। कभी कभी तुम्हारी पृष्ठभूमि ही तुम्हारी एकमात्र ढाल हो सकती है। लोहे के किले के अंदर भी अंधेरे और नम तहखाने होते हैं। सेना के सभी रहस्यों और अंधेरे को जानने वाले डीजीएमआई में उसके छोटे पापा ब्रिगेडियर अर्जुन सिंह चौहान ने भी तीखेपन से जोड़ा। जिस फॉरवर्ड पोस्ट पर तुम जाना चाहती हो वह उन जगहों में से एक है जहां हमारा नियंत्रण सबसे कम है। वहां ऐसी चीजें होती हैं जो कल्पना से परे हैं। वह मुख्यालय की निगरानी से दूर उनकी अपनी एक अलग दुनिया है। यह एक बहुत खतरनाक जुआ है अदिति। परिवार ने उसे बहुत मनाया। वे वास्तव में डरते थे कि उसे चोट लगेगी, उसे नुकसान पहुंचेगा। लेकिन अदिति का संकल्प स्टील जैसा था। वह अपनी जगह से उठी और अपने 3 सम्मानित सैनिकों और प्यारे परिवार के सामने सिर झुकाया। कृपया मुझे खुद को मजबूत बनाने का मौका दीजिए। मुझे ग्रीन हाउस के पौधे के बजाय हवा और बारिश का सामना करने वाले जंगली फूल के रूप में बढ़ने दीजिए। अगर मैं असफल होती हूं और टूट जाती हूं तो मैं खुशी खुशी परिवार की शरण में लौट आऊंगी। लेकिन एक बार मैं अपनी ताकत से लड़ना चाहती हूं। आखिरकार उसके पिता लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह चौहान ने अपनी बेटी की आंखों में वही अदम्य सैनिक भावना देखी जो उनमें थी और आंसू पीते हुए भारी मन से सिर हिलाया। ठीक है, अगर तुमने ठान ही लिया है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन एक वादा करो, अगर जरा सी भी मुश्किल आए या जरा सा भी अन्याय हो तो तुम तुरंत अपने पापा को बताओगी, समझी? जी पापा, मैं वादा करती हूं, उसने ऐसा जवाब दिया। लेकिन मन ही मन उसने ठान लिया था कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वह कभी भी परिवार से मदद नहीं मांगेगी। इस तरह अदिति सिंह चौहान ने भारत की सबसे मजबूत और सबसे ऊंची सुरक्षा कवच को अपने हाथों से हटा दिया। उसके दस्तावेज सेनाध्यक्ष की भतीजी और कोर कमांडर की बेटी से बदलकर एक साधारण अनाथ लड़की के हो गए और उसने अपनी पहली पोस्टिंग के लिए पश्चिमी सीमा पर सबसे खतरनाक और ऊबड़ खाबड़ मानी जाने वाली लद्दाख की त्रिशूल डिवीजन की सिग्नल यूनिट को चुना। यह स्टील का एक संकल्प था जिसने अपने परिवार रूपी गर्मजोशी भरे सितारों की रोशनी को पीछे छोड़कर सबसे कठोर और ऊबड़ खाबड़ जमीन की ओर कदम बढ़ाया। लद्दाख। सर्दियों की शुरुआत में यहां की हवा चाकू की तरह ठंडी और सूखी थी। नियंत्रण रेखा लो सी से कुछ ही दूरी पर स्थित त्रिशूल डिवीजन का रास्ता ऐसा लग रहा था मानो सालों से किसी आम नागरिक ने यहां कदम न रखा हो। जब 2 के सेभा था, लेफ्टिनेंट अदिति सिंह चौहान अपनी पहली पोस्टिंग सिग्नल बटालियन के गेट पर पहुंची तो उसका स्वागत हड्डियों को कंपा देने वाली हवा और संतरियों की घूरती नजरों ने किया। जय हिंद मैडम। सिपाही गुरमीत सिंह और एक अन्य ड्यूटी पर कोई समस्या नहीं है। एक अनुशासित सलाम के बावजूद उनकी आंखें ऐसी थीं मानो वे चिड़ियाघर में पहली बार आए किसी दुर्लभ जानवर को देख रहे हों। बटालियन के इतिहास में पहली बार आई महिला प्लाटून कमांडर, वह भी भारतीय सैन्य अकादमी से स्वॉर्ड ऑफ ऑनर के साथ स्नातक, एक ऐसी उपलब्धि जो अविश्वसनीय लगती थी। उसके आने की खबर पहले ही पूरी यूनिट में फैल चुकी थी और तरह तरह की अटकलें और गपशप चल रही थी। कितनी बड़ी पहुंच होगी कि एक लड़की को ऐसी जगह भेज दिया। पक्का किसी अच्छी जगह जाना चाहती होगी, लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई और यहां फेंक दी गई। क्या यह नाजुक शरीर ठीक से ट्रेनिंग भी कर पाएगी?
कमांडिंग ऑफिसर कॉम को रिपोर्ट करने के लिए जाते समय जब वह परेड ग्राउंड से गुजर रही थी तो बैरकों की खिड़कियों से दर्जनों आंखें उसकी पीठ पर चिपकी हुई थीं। किसी ने सीटी बजाई, किसी ने भद्दी मुस्कान के साथ आपस में फुसफुसाया। अदिति ने शांत दिखने की पूरी कोशिश की, अपनी कमर सीधी रखी और चलती रही, लेकिन उसे अपनी पीठ पर ठंडा पसीना महसूस हो रहा था। यह जगह उसकी कल्पना की सेना से अलग थी। यह एक खुरदरी और बर्बर ऊर्जा से भरी उनकी अपनी दुनिया थी। को के साथ पहली मुलाकात छोटी और रूखी थी। छोटे कद और निकले हुए पेट वाले कर्नल रैंक के को उसके शानदार बायोडाटा को देखकर कुछ देर के लिए हैरान हुए, लेकिन फिर भावहीन चेहरे से यूनिट की स्थिति के बारे में बताया और उस ब्रावो प्लाटून का परिचय दिया जिसे उसे संभालना था। लेफ्टिनेंट, जिस ब्रावो प्लाटून को तुम संभालोगी वह हमारी बटालियन में सबसे ज्यादा अनुशासनहीन और कामचोर है। सबसे ज्यादा शरारती तत्व भी वही हैं, खासकर प्लाटून हवलदार सूबेदार भैरों सिंह बहुत गुस्सैल आदमी है, तो उसे अपने हिसाब से संभाल लेना। महिला अधिकारी होने के नाते कोई विशेष व्यवहार नहीं मिलेगा। तुम यहां आराम करने तो नहीं आई हो, है ना? समझ गई? जी सर, समझ गई, अदिति ने जोर से जवाब दिया, लेकिन को के लहजे में उसे अविश्वास और झुंझलाहट महसूस हुई। उसे अपने हिसाब से संभाल लेना का मतलब था अपने आप देख लो, कोई बखेड़ा खड़ा मत करना। एक कमांडिंग ऑफिसर से अपने जूनियर अधिकारी के आने पर प्रोत्साहन या उम्मीद के बजाय ऐसा लग रहा था मानो एक नई मुसीबत आ गई हो। असली परीक्षा तब शुरू हुई जब उसने ब्रावो प्लाटून के ऑफिस का दरवाजा खोला। तंग और अजीब सी गंध वाले ऑफिस के अंदर दो आदमी थे। एक भालू जैसा विशाल शरीर, धूप और समय से तपा हुआ तांबे जैसा रंग। कोई भी उसे देखकर कह सकता था कि वह एक अनुभवी सैनिक है। वह था सूबेदार भैरों सिंह। वह मेज पर पैर रखे कुछ नाराजगी भरे भाव से एक संचार उपकरण के पुर्जे साफ कर रहा था। दूसरा आदमी उसके विपरीत दुबले पतले शरीर और गोरे चेहरे वाला था, जिसकी आंखों में एक दोस्ताना मुस्कान थी। वह कैप्टन समीर वर्मा था। जब अदिति ने दरवाजे पर कड़क सलाम के साथ अपना परिचय दिया, जय हिंद, मैं लेफ्टिनेंट अदिति सिंह चौहान, आज से ब्रावो प्लाटून की कमांडर हूं। आपसे मिलकर अच्छा लगा। सूबेदार भैरों सिंह ने उसे बस एक नजर देखा, अपनी जगह से उठने की भी जहमत नहीं उठाई। उसने हाथ में पकड़ा औजार टक्की आवाज के साथ नीचे रखा और जानबूझकर जोर से बड़बड़ाया, भगवान जाने किस पाप की सजा मिली है कि एक छोकरी हमारी अफसर बनकर आई है। यह स्पष्ट रूप से अपमान और अवज्ञा थी। तभी कैप्टन समीर वर्मा नाटकीय ढंग से आगे बढ़ा और उसका हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ आश्चर्यजनक रूप से ठंडा और पसीने से भीगा हुआ था। अरे वाह, तो आप हैं हमारी नई प्लाटून कमांडर, जिनके बारे में बहुत सुना था। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई लेफ्टिनेंट अदिति। हमारी यूनिट में ऐसी खूबसूरत अफसर का आना तो जश्न की बात है। यूनिट का माहौल ही बदल जाएगा। उसका लहजा दोस्ताना था, लेकिन जिस तरह से वह उसे ऊपर से नीचे तक देख रहा था वह भद्दा और मतलबी था। अदिति ने असुविधा महसूस करते हुए धीरे से अपना हाथ छुड़ाया। आपसे मिलकर अच्छा लगा कैप्टन वर्मा। अरे बिल्कुल बिल्कुल सूबेदार साहब, नई प्लाटून कमांडर आई हैं, आप नमस्ते तो कर लीजिए। ये तो ठीक नहीं है, भले ही हम सर्विस में सीनियर हों, लेकिन प्लाटून कमांडर तो प्लाटून कमांडर ही होती हैं, है ना? कैप्टन समीर वर्मा के मजाक पर सूबेदार भैरों सिंह ने आखिरकार अनिच्छा से अपना भारी शरीर उठाया। उसने न तो सावधान की मुद्रा अपनाई और न ही सलाम किया, बल्कि जेब में हाथ डाले तिरछे खड़े होकर अदिति की आंखों में सीधे देखा और बोला। उसकी आवाज लोहे की तरह खुरदरी और धमकी भरी थी। मैडम, यह अकादमी का क्लासरूम नहीं है। यहां किताबी ज्ञान कबाड़ से भी बदतर है। ज्यादा जोश में आकर हमें कमांड करने की कोशिश मत करना। चुपचाप बैठी रहोगी तो ठीक रहेगा, समझी? पहली ही मुलाकात में खुला विरोध और चेतावनी। अदिति ने अपने होंठ भींच लिए। उसे एहसास हो गया कि यही वह जगह है, वही उनकी अपनी दुनिया है जिसके बारे में उसके पिता और ताऊजी ने चिंता जताई थी। लोहे के किले के अंदर मौजूद एक अंधेरा और नम तहखाना। अगर उसके परिवार की ढाल होती तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि वह उससे इस तरह का अनादर करे, लेकिन वह पीछे नहीं हटी। अगर वह यहां झुक जाती तो आने वाले सालों में उसे हमेशा इन लोगों के हाथों दबना पड़ता। सूबेदार भैरों सिंह, मैं आपके अनुभव और ज्ञान का सम्मान करती हूं, लेकिन इस प्लाटून की कमान मेरे हाथ में है। आगे से अपने सीनियर के प्रति उचित सम्मान दिखाएं और मेरे कमांड का मूल्यांकन आप नहीं
बल्कि को साहब और मेरे जवान करेंगे। और आखिरी बात, मैं छोकरी नहीं बल्कि आपकी कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट अदिति सिंह चौहान हूं। उसके शांत लेकिन बर्फ जैसे ठंडे जवाब पर भैरों सिंह का कठोर चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया। कैप्टन समीर वर्मा बगल में खड़ा एक मजेदार लड़ाई देखने की खुशी को छिपा नहीं पा रहा था। त्रिशूल की धरती पर फेंकी गई अजनबी अदिति सिंह चौहान की अकेली और कठिन लड़ाई पहले ही कदम से एक खतरनाक चिंगारी के साथ शुरू हो रही थी। अदिति का प्लाटून कमांडर के रूप में कार्यकाल हर दिन एक बिना गोलीबारी की जंग थी। उस जंग में सबसे बड़ा और सबसे अड़ियल दुश्मन था प्लाटून हवलदार सूबेदार भैरों सिंह। वह सिग्नल जेसो के रूप में लगभग 20 साल सेवा कर चुका था और एक स्व घोषित विशेषज्ञ था, जिसे बटालियन के हर संचार नेटवर्क और उपकरण की विशेषताओं, यहां तक कि हर उपकरण की खामियों का भी पता था। सैनिक स्वाभाविक रूप से 23 वर्षीय नई लेफ्टिनेंट अदिति की तुलना में भैरों साहब कहे जाने वाले और यूनिट के असली सत्ताधारी भैरों सिंह पर अधिक भरोसा करते और उसका अनुसरण करते थे। उसने इस बात को अपना सबसे शक्तिशाली हथियार बनाया और हर मौके पर, कभी चतुराई से तो कभी खुलेआम, उसके कमांड को कमजोर किया। हर सुबह 8:30 बजे प्लाटून कमांडर द्वारा आयोजित उपकरण जांच और दैनिक कार्य ब्रीफिंग होती थी। अदिति ने रात भर जागकर अकादमी में सीखे गए सबसे नए और कुशल जांच तरीकों और कार्य वितरण योजनाओं पर ब्रीफिंग तैयार की। उसकी योजना सैद्धांतिक रूप से एकदम सही थी और इसे कर्मियों और समय का सबसे कुशल उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया था। आज संचार नेटवर्क की जांच पारंपरिक तरीके के बजाय 3 टीमों द्वारा एक साथ अलग अलग क्षेत्रों की क्रॉस चेकिंग करके की जाएगी। इससे जांच का समय 30% से अधिक कम हो जाएगा और प्रत्येक टीम एक दूसरे के परिणामों की पुष्टि करके त्रुटियों को कम कर सकेगी। उसकी ब्रीफिंग खत्म होते ही सूबेदार भैरों सिंह ने हमेशा की तरह पानी फेर दिया। उसने अपनी बाहें बांधे कुर्सी पर तिरछे होकर जम्हाई लेते हुए कहा, मैडम, फिर से किताबी बातें। ये पुराने उपकरण इतने संवेदनशील नहीं होते कि इन्हें ऐसे संभाला जाए। जो तरीका सालों से चला आ रहा है वह किसी कारण से ही है। मैं अपने तरीके से ही करूंगा। टीम 1 मेरे साथ आओ और एंटीना ठीक करो। टीम 2 केबल व्यवस्थित करो। टीम 3 स्टोर रूम की सफाई करो। और फिर अदिति के निर्देशों को सीधे अनदेखा करते हुए उसने अपने परिचित तरीके से सैनिकों को काम करने का आदेश दिया। सैनिक असमंजस में पड़ गए। वे नई उत्साही प्लाटून कमांडर और अनुभवी पुराने प्लाटून हवलदार के बीच फंस गए थे और एक दूसरे को देख रहे थे। वे एक नई अफसर के उत्साह और एक अनुभवी जेसो के यथार्थवाद के बीच भ्रमित थे। अदिति ने अपनी आवाज ऊंची करने के बजाय शांत लेकिन दृढ़ लहजे में उसका रास्ता रोका। सूबेदार, पहले मेरे निर्देशों का पालन करें। यह एक कमांडिंग ऑफिसर का आदेश है। हम नए तरीके को आजमा कर देखेंगे और अगर, जैसा कि आपको डर है, कोई समस्या होती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं कमांडिंग ऑफिसर के रूप में लूंगी। लेकिन बिना कोशिश किए पुराने तरीकों पर टिके रहना, यथास्थिति बनाए रखना नहीं बल्कि पीछे हटना है। जिम्मेदारी? आप कैसे जिम्मेदारी लेंगी मैडम? अगर यहां एक भी संचार नेटवर्क खराब हो गया तो पूरी डिवीजन का संपर्क टूट सकता है। मैं आपके अनाड़ी प्रयोग के लिए अपने जवानों की जान जोखिम में नहीं डाल सकता। यह कोई प्रयोगशाला नहीं है मैडम। यह सीमावर्ती क्षेत्र है जहां कल भी उत्तर से गोले बरस सकते हैं। उसकी बातें ऊपरी तौर पर यूनिट और सैनिकों की चिंता करने वाली लग रही थीं, लेकिन उसके अंदर बिना युद्ध अनुभव वाली एक युवा महिला अधिकारी के प्रति गहरा अविश्वास और तुम 20 साल के अनुभव वाले मुझे सिखाओगी जैसा अहंकार छिपा हुआ था। वह सैनिकों के सामने अदिति के अधिकार को कुचलकर यह स्पष्ट करना चाहता था कि इस प्लाटून का असली कमांडर कौन है। एक बार रात में आपातकालीन संचार नेटवर्क स्थापित करने के अभ्यास के दौरान एक अप्रत्याशित स्थिति पैदा हो गई। अचानक हुई मूसलाधार बारिश के कारण मुख्य संचार लाइन का एक हिस्सा बह गया और संचार टूट गया। अदिति घबराई नहीं और आपातकालीन मैनुअल और इलाके के डेटा का विश्लेषण करते हुए शांति से स्थिति का आकलन किया और एक मरम्मत टीम बनाई। टीम 1 अल्फा रूट से और टीम 2 ब्रावो रूट से केबल के नुकसान की जांच करके रिपोर्ट करें। टीम 3 अतिरिक्त उपकरणों के साथ कमांड पोस्ट पर तैयार रहें। तभी सूबेदार भैरों सिंह ने उसकी बात काट दी। मैडम, इस बारिश में सैनिकों को बाहर भेजना पागलपन है।
खासकर अल्फा रूट, जहां पिछली गर्मियों में भूस्खलन हुआ था। मैं अकेला जाकर स्थिति देखकर आता हूं। नहीं, अकेले जाना नियमों के खिलाफ और ज्यादा खतरनाक है। हमें 2 लोगों की टीम के नियम का पालन करना चाहिए। मैनुअल, क्या आपको लगता है कि सेना सिर्फ किताबों में लिखे नियमों से चलती है? भैरों सिंह चिल्लाया और केवल एक वॉकी टॉकी लेकर मूसलाधार बारिश में दौड़ पड़ा। अदिति उसके मनमाने व्यवहार से कुछ देर के लिए अवाक रह गई, लेकिन जल्द ही उसने बिंग तिर होकर बचे हुए सैनिकों को निर्देशित किया। उसने भैरों सिंह द्वारा चुने गए अल्फा रूट के बजाय इलाके के नक्शे और जल निकासी प्रणाली का विश्लेषण करके एक और संभावित मार्ग चार्ली रूट पर टीम 2 को भेजा। उसका फैसला सही था। समस्या अल्फा रूट में नहीं, बल्कि चार्ली रूट पर एक जल निकासी पाइप के बंद हो जाने से आई थी, जिससे एक रिले उपकरण के पावर सप्लाई में शॉर्ट सर्किट हो गया था। टीम 2 ने तुरंत अतिरिक्त पावर सप्लाई से जोड़ा और पानी निकाला, और संचार नेटवर्क केवल 15 मिनट में बहाल हो गया। कुछ देर बाद कीचड़ में लथपथ और खाली हाथ लौटे भैरों सिंह ने जब देखा कि स्थिति पहले ही संभल चुकी है, तो उसका चेहरा सख्त हो गया और उसने कुछ नहीं कहा। उस पल सैनिकों की अदिति को देखने की नजर में एक सूक्ष्म लेकिन स्पष्ट बदलाव आया। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि उसका ज्ञान केवल किताबी नहीं था, बल्कि वास्तविक दुनिया की समस्याओं को समझने की तेज विश्लेषण क्षमता पर आधारित था। लेकिन सूबेदार भैरों सिंह ने अपनी गलती स्वीकार करने के बजाय अदिति के प्रति अपनी दुश्मनी और बढ़ा ली। वह सार्वजनिक रूप से उसे अनदेखा करता था और जेसो मेस या धूम्रपान क्षेत्र में उसे किस्मत वाली छोकरी कहकर उसका मजाक उड़ाता था। सेना में केवल दिखाई देने वाला पद ही सब कुछ नहीं था, अनुभव और सेवाकाल का एक अदृश्य पद भी मौजूद था। सूबेदार भैरों सिंह उस अदृश्य पद के राजा की तरह व्यवहार करता था और आधिकारिक कमांडिंग 2 भय ऑफिसर अदिति को हर दिन एक बिना गोलीबारी की जंग में धकेलता था। अदिति हर रात अपने क्वार्टर में अकेले फटे हुए ऑपरेशनल नक्शों को फैलाकर सैकड़ों बार स्थिति का विश्लेषण करती और खुद से वादा करती, मैं अपनी काबिलियत से साबित करूंगी, मैं अपनी क्षमता से इस कठोर और अज्ञानी दीवार को जरूर पार करूंगी। यह अकेली लड़ाई हर रात उसकी नींद छीन रही थी। सूबेदार भैरों सिंह की खुली और सीधी अवमानना से कहीं ज्यादा अदिति को अल्फा प्लाटून के कमांडर कैप्टन समीर वर्मा के मुखौटे के पीछे छिपी नीचता ने अधिक चतुराई और गहराई से परेशान किया। वह बाहर से हमेशा अदिति की भलाई चाहने वाले एक अच्छे सीनियर और भरोसेमंद सहकर्मी का दिखावा करता था। उसकी दोस्ताना मुस्कान और नरम लहजा पहली बार मिलने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रभावित करने के लिए काफी था। लेफ्टिनेंट अदिति, ज्यादा परेशान मत होइए। भैरों सिंह थोड़ा जाहिल और गुस्सैल है, लेकिन वह दिल का बुरा नहीं है, इसीलिए उसकी बातों को दिल पर मत लीजिए। मैं बाद में उसे बुलाकर 1-2 पैक पिलाकर समझा दूंगा। अरे, लगता है हमारी लेफ्टिनेंट साहिबा ने फिर रात भर काम किया है। चेहरा तो देखो, आधा रह गया है। यह लीजिए, एनर्जी ड्रिंक है, इसे पीजिए। अगर आप बीमार पड़ गईं तो हमारी यूनिट का बड़ा नुकसान होगा। वह प्यार से कॉफी या एनर्जी ड्रिंक देता, कंधे थपथपाता और उसे प्रोत्साहित करता, जैसे कि वह उसका सच्चा दोस्त और समर्थक हो। लेकिन जैसे ही अदिति मुड़ती, वह उसकी पीठ में एक ठंडा चाकू घोंप देता था। वह ऑफिसर्स मेस, धूम्रपान क्षेत्र और वीकेंड स्पोर्ट्स जैसी हर उस जगह पर जहां अधिकारी इकट्ठा होते थे, बहुत चतुराई और दुर्भावनापूर्ण तरीके से उसके बारे में झूठी अफवाहें फैलाता था। उसका तरीका सीधे तौर पर आलोचना करना नहीं था, बल्कि चिंता और सहानुभूति का नाटक करते हुए उसकी छवि को खराब करना था, जो उसे और भी खतरनाक बनाता था। यार, अदिति के लिए बहुत बुरा लगता है। दिमाग तो तेज है, लेकिन इतनी आदर्शवादी है कि उसे हकीकत का अंदाजा ही नहीं है। मुझे डर है कि कहीं वह कोई बड़ी गलती न कर बैठे। क्या तुम लोगों को नहीं लगता कि वह को साहब और सूबेदार मेजर के सामने कुछ ज्यादा ही विनम्र रहती है? खैर, इसे अच्छी सोशल स्किल भी कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा अजीब लगता है। शायद महिला होने की वजह से ऐसा है। भैरों सिंह भी क्या करे, वह ऐसा क्यों कर रहा है? इसका कारण है, अदिति इतने बेवकूफी भरे काम करती है कि वह बेचारा तंग आ गया है। मैं पास से देखता हूं। भैरों सिंह पीछे से उसकी बहुत मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन अदिति सब कुछ नजरअंदाज कर देती है, तो बीच में फांसकर मैं ही परेशान होता हूं। उसकी अफवाहें सच, झूठ और अपनी व्यक्तिगत व्याख्या का एक ऐसा चालाक मिश्रण थीं कि सुनने वाले बिना किसी संदेह के उन पर विश्वास कर लेते थे। विशेष रूप से
वह महिला होने के कारण वाली बात का बड़ी चतुराई से इस्तेमाल करता था ताकि उसके हर कार्य को लिंग की सीमाओं या विशेषताओं से जोड़ दिया जाए। लोग यह सोचने लगते थे कि एक साथी अधिकारी इतनी विस्तार से बता रहा है तो यह झूठ तो नहीं होगा, और उसकी बातों को स्वीकार करने लगते थे। यूनिट में अदिति को एक ऐसी महिला के रूप में बदनाम कर दिया गया जो बिना क्षमता के किस्मत से अफसर बन गई थी, जो पुरुष अधिकारियों को रिझाकर अपना फायदा देखती थी और जो अपने सीनियर जेसों का अपमान करती थी और यूनिट की परंपराओं को तोड़ती थी। एक बार बटालियन की एक बड़ी पार्टी हुई। नई होने के कारण अदिति के लिए यह एक अजीब और असहज अवसर था, लेकिन उसने माहौल में घुलने मिलने के लिए आगे बढ़कर अधिकारियों को ड्रिंक परोसी। जब उसने कैप्टन समीर वर्मा को गिलास दिया तो उसने जैसे इसी पल का इंतजार कर रहे थे जोर से चिल्लाया, वाह दोस्तों, यह हमारी यूनिट की देवी लेफ्टिनेंट अदिति द्वारा दिया गया अनमोल जाम है। चलो सब लोग लेफ्टिनेंट साहिबा के लिए तालियां बजाओ। लेफ्टिनेंट साहिबा, यहाँ कोच साहब से शुरू करके सबको एक एक जाम पिलाइए। उसकी बात पर सभी की निगाहें उस पर टिक गईं। कुछ नशे में धुत अधिकारियों ने भद्दे मजाक किए, सिर्फ समीर को ही क्यों, मुझे भी एक जाम दो। खूबसूरत लड़की के हाथ से शराब तो अमृत लगती है। अदिति का चेहरा शर्म से लाल हो गया, लेकिन उसने माहौल खराब न करने के लिए मुस्कुराते हुए दूसरे अधिकारियों को भी ड्रिंक परोसी। उसी पल का फायदा उठाकर कैप्टन समीर वर्मा सूबेदार भैरों सिंह के पास गया और फुसफुसाया, देखिए सूबेदार साहब, क्या यह एक प्लाटून कमांडर का काम है? इस तरह मर्दों को शराब परोसना, यह तो किसी बार डांसर जैसा काम है। प्लाटून की कोई परवाह नहीं, बस अपनी छवि बनाने में लगी है। नशे में धुत लाल चेहरे वाले भैरों सिंह ने अदिति की ओर देखते हुए जोर से ताना मारा, इसे तो अफसर नहीं बार की मैनेजर होना चाहिए था, न जाने कहां से आ गई है। आवाज धीमी थी, लेकिन शोर के बीच भी वह अदिति के कानों में एक खंजर की तरह चुभी। गुस्से से उसके हाथ कांपने लगे। एक प्यारी मुस्कान के मुखौटे के पीछे छिपे जहरीले सांप के दांत उसके दिल में गहरे धंस गए। उस दिन के बाद अदिति कैप्टन समीर वर्मा से और भी सतर्क हो गई, लेकिन वह इतना धूर्त था कि कभी पकड़ा नहीं गया। वह हमेशा अदिति की चिंता करने वाले एक अच्छे सीनियर का मुखौटा पहने रहता था और उसकी बुराई हमेशा अफवाहों के घने कोहरे में छिपी रहती थी। उसका हर कार्य, हर शब्द उसके मुंह से निकलकर विकृत हो जाता और उसे ही चोट पहुंचाने वाला हथियार बनकर लौटता था। अदिति धीरे धीरे गहरे अकेलेपन में डूबती जा रही थी। वह किसी से भी अपने दिल की बात नहीं कह सकती थी। क्वार्टर में लौटकर वह सैकड़ों बार अपने पिता को फोन करने की सोचती, लेकिन खुद को साबित करने की अपनी शपथ को याद करके वह चुपचाप फोन नीचे रख देती। मुस्कान के पीछे छिपे चाकू से लगे घाव खुली दुश्मनी से लगे घावों से कहीं ज्यादा गहरे और दर्दनाक थे, और वे धीरे धीरे उसकी आत्मा को बीमार कर रहे थे। अधिकारी और जेसो समाज में अदिति पूरी तरह से एक अजनबी और सार्वजनिक दुश्मन बनती जा रही थी, लेकिन उसकी कमान वाली ब्रावो प्लाटून की बैरक में एक शांत लेकिन सार्थक बदलाव पनप रहा था। शुरुआत में उसे केवल एक सुंदर चेहरे वाली पहुंच वाली अफसर मानने वाले और महिला कमांडर के कारण ट्रेनिंग और भी सख्त होगी कहकर शिकायत करने वाले सैनिक समय के साथ उसकी ईमानदारी और काबिलियत को महसूस करने लगे थे। अदिति अधिकार जताने के बजाय अपने कार्यों से नेतृत्व करने वाली लीडर थी। हर सुबह 6 बजे वह सैनिकों के साथ पूरी यूनिफॉर्म और साजो सामान के साथ दौड़ती थी और सबसे पीछे रहने वाले सैनिक का सामान उठाकर उसके साथ दौड़ती थी। सबसे कठिन और गंदे कामों में वह हमेशा सबसे पहले आगे आती थी। जमी हुई जमीन को खोदने का काम हो या चिकनाई से भरे संचार केबलों की सफाई, उसने कभी कोई काम मना नहीं किया। उसका गोरा चेहरा और नाजुक हाथ जल्द ही धूल और तेल से गंदे हो जाते थे, लेकिन उसने कभी माथे पर शिकन नहीं आने दी। इसके अलावा वह हर सैनिक को केवल एक अधीनस्थ के रूप में नहीं, बल्कि एक व्यक्ति के रूप में सम्मान देती थी। ट्रेनिंग के दौरान घायल हुए एक सैनिक को वह खुद उठाकर मेडिकल रूम तक ले गई और गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप के कारण दुखी एक सैनिक की बातें देर रात तक सुनी। वह प्लाटून के सभी 32 सैनिकों के नाम और पद के अलावा उनके परिवार, गर्लफ्रेंड के नाम और भविष्य की योजनाओं को भी याद रखने वाली एकमात्र अधिकारी थी। खासकर सिपाही करण शर्मा ने अदिति को सबसे करीब से देखते हुए उसके प्रति गहरा सम्मान विकसित किया था। करण कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का छात्र था, लेकिन शांत और अंतर्मुखी स्वभाव के कारण वह भीड़ से अलग रहता था
और बड़ी मुश्किल से सेना के जीवन में ढल रहा था। उसने यूनिट के पुराने और अक्षम सिस्टम को देखकर कई बार सुधार के सुझाव दिए थे, लेकिन हर बार उसे जो कहा गया है वही करो कहकर डांट दिया जाता था, जिससे वह निराश हो गया था। उसकी प्रतिभा को पहली बार पहचानने और उसे सम्मान देने वाली व्यक्ति अदिति ही थी। एक दिन यूनिट के पुराने सामरिक संचार कार्यक्रम में बार बार एक अज्ञात त्रुटि आने लगी, जिससे प्रशासनिक कार्य ठप हो गया। सूबेदार भैरों सिंह ने यह हमेशा ऐसा ही रहता है, बंद करके फिर से चालू करो कहकर झुंझलाहट जताई और अन्य अधिकारी भी असहाय थे। तभी अदिति ने सिपाही करण शर्मा को चुपचाप बुलाया। करण, तुम्हारी नजर में इस सिस्टम की असली समस्या क्या है? मैंने सुना है कि यह तुम्हारा विषय है। मैं तुम्हारी ईमानदार राय जानना चाहती हूं। पहली बार किसी अधिकारी ने, वह भी गंभीर आंखों से सुनने के लिए तैयार, उसके विशेषज्ञता के क्षेत्र के बारे में पूछा था तो करण थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर उसने हिम्मत करके अपना विश्लेषण समझाया। मैडम, यह प्रोग्राम बहुत पुराने सॉफ्टवेयर पर आधारित है, इसलिए यह हाल ही में अपडेट हुए ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ संगत नहीं है। इसके सुरक्षा मॉड्यूल और मेमोरी आवंटन में बुनियादी समस्या है। अगर मैं इसके सोर्स कोड में कुछ बदलाव करूं तो मैं त्रुटि को ठीक कर सकता हूं और गति भी सुधार सकता हूं। उसकी बातें सुनकर सूबेदार भैरव सिंह ने एक सिपाही क्या जानेगा, ज्यादा होशियार मत बन कहकर उसे डांटा, लेकिन अदिति ने दृढ़ता से उसे रोक दिया और उसने करण के कंधे पर हाथ रखकर कहा, ठीक है, इसे करके देखो, मुझे तुम पर भरोसा है। मैं आज रात ड्यूटी ऑफिसर से बात करके तुम्हें एडमिन ऑफिस का कंप्यूटर इस्तेमाल करने की व्यवस्था कर दूंगी। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बताना। उस रात सिपाही करण शर्मा ने पूरी रात जागकर सिस्टम का विश्लेषण किया और कोड को ठीक किया, और अगली सुबह चमत्कारिक रूप से सभी त्रुटियां गायब हो गईं और संचार कार्यक्रम की गति पहले से 3 गुना तेज हो गई। पूरी बटालियन हैरान थी। भैरव सिंह ने यह तो बस तुक्का था कहकर इसे कम करने की कोशिश की, लेकिन दूसरे सैनिक आपस में फुसफुसा रहे थे। करण ने यह कर दिखाया और उसे पहचानने वाली मैडम तो और भी महान है। सिपाही करण शर्मा ने उसे विश्वास दिलाने और मौका देने के लिए लेफ्टिनेंट अदिति के प्रति जीवन भर का आभार और वफादारी महसूस की। उस घटना के बाद सैनिकों ने अदिति का दिल से अनुसरण करना शुरू कर दिया। उसके निर्देश अब एक नई अफसर के आदर्शवादी आदेश नहीं थे, बल्कि एक समझदार और सक्षम कमांडर के तार्किक निर्णय के रूप में स्वीकार किए जाने लगे। जब वह कोई नई प्रशिक्षण विधि का प्रस्ताव रखती तो सैनिक शिकायत करने के बजाय मैडम हमें क्या करना है कहकर उत्साह से उसका पालन करते। प्रशिक्षण के परिणाम स्पष्ट रूप से बेहतर हुए और समस्याग्रस्त प्लाटून के रूप में जानी जाने वाली ब्रावो प्लाटून बटालियन में सबसे ऊर्जावान और एकजुट प्लाटून बन गई। सैनिकों का अटूट विश्वास अदिति के लिए एक रेगिस्तान में मिले नखलिस्तान जैसा था। अधिकारियों के बहिष्कार और अपमान के बीच जब उसका दिल जम जाता और वह सब कुछ छोड़ देना चाहती, तो सैनिकों की मासूम आंखें और मैडम हम आप पर विश्वास करते हैं जैसे शब्द उसे फिर से खड़े होने की ताकत देते थे। उसने महसूस किया कि सच्चा नेतृत्व पद से नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ने वाले विश्वास से आता है, और उसने कसम खाई कि वह इस रेगिस्तान के छोटे फूलों की रक्षा के लिए इस लड़ाई में कभी नहीं हारेगी। लद्दाख की सर्दियां अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप क्रूर थीं। साइबेरिया से आने वाली बर्फीली हवाएं नियंत्रण रेखा को पार कर तापमान को -20 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे ले जाती थीं। उस कड़ाके की ठंड में एक सैनिक के लिए सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा अवसर शीतकालीन युद्धाभ्यास बस आने ही वाला था। यह युद्धाभ्यास सभी यूनिट के सदस्यों की शारीरिक और मानसिक सहन शक्ति की चरम परीक्षा थी, और विशेष रूप से यूनिट के मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र यानी सिग्नल बटालियन के लिए इसकी सफलता या विफलता पूरी यूनिट के भाग्य का फैसला करती थी। सीमा पर एक भी संचार विफलता का मतलब एक पूरी रेजिमेंट का अलगाव और विनाश हो सकता था। अदिति के लिए यह युद्धाभ्यास अपनी पूरी काबिलियत को दांव पर लगाकर एक कमांडर के रूप में अपनी क्षमता को आधिकारिक तौर पर साबित करने का एकमात्र अवसर था। उसने केवल युद्धाभ्यास को सफलतापूर्वक पूरा करने का लक्ष्य नहीं रखा, बल्कि इस पुरानी और अक्षम यूनिट की संचार प्रणाली में मौलिक रूप से क्रांति लाने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया। उसने युद्धाभ्यास शुरू होने से कई हफ्ते पहले से ही रात रात भर जागकर ऑपरेशनल योजना बनाने में खुद को झोंक दिया।
उसका बिस्तर सामरिक पुस्तकों और तकनीकी नियमावली से भर गया था। उसने रक्षा मंत्रालय के डेटाबेस से पिछले 10 वर्षों के शीतकालीन युद्धाभ्यास की परिणाम रिपोर्टों का गहन विश्लेषण किया। उसने यह डेटा मेटिकुलसली तैयार किया कि किन परिस्थितियों में संचार विफलताएं हुईं, मौजूदा प्रतिक्रिया विधियों की क्या सीमाएं थीं और मौसम और इलाके का संचार पर क्या प्रभाव पड़ा। उसका निष्कर्ष क्रांतिकारी था। मौजूदा एकल मुख्य संचार नेटवर्क पर निर्भरता बहुत कमजोर थी। उसने एक ऐसी प्रणाली का प्रस्ताव रखा जिसमें मुख्य नेटवर्क के विफल होने की स्थिति में एक पूरी तरह से स्वतंत्र अतिरिक्त संचार नेटवर्क बनाया जाएगा और सामान्य समय में ये दोनों नेटवर्क एक दूसरे के ट्रैफिक को साझा करके ओवरलोड को रोकेंगे, जिसे सक्रिय अतिरेक प्रणाली एक्टिव रिडंडेंसी सिस्टम कहा गया। इसके अलावा दुश्मन के जैमिंग हमलों से निपटने के लिए उसने अतिरिक्त नेटवर्क में मल्टी फ्रीक्वेंसी हॉपिंग तकनीक को शामिल करने की योजना भी बनाई। उसकी दर्जनों पन्नों की ऑपरेशनल योजना इतनी विस्तृत और सटीक थी कि उसे अकादमी की पाठ्य पुस्तक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था और यह नवीन विचारों से भरी हुई थी। युद्धाभ्यास से कुछ दिन पहले आयोजित पूरी बटालियन की ऑपरेशनल बैठक में प्रत्येक प्लाटून कमांडर ने बारी बारी से अपनी योजनाओं की जानकारी दी। अल्फा प्लाटून के कमांडर कैप्टन समीर वर्मा ने पिछले साल की योजना को केवल शीर्षक और तारीख बदलकर प्रस्तुत किया और अन्य प्लाटून कमांडरों ने भी मौजूदा ढांचे से बहुत आगे नहीं सोचा। उनके लिए युद्धाभ्यास कुछ नया करने की चुनौती नहीं, बल्कि हर साल दोहराई जाने वाली एक थकाऊ और उबाऊ रस्म थी। आखिर में अदिति की बारी आई। जैसे ही वह मंच पर खड़ी हुई, बैठक कक्ष में हमेशा की तरह एक ठंडी और अजीब सी खामोशी छा गई। सूबेदार भैरों सिंह ने अपनी बाहें बांधे घृणा भरी नजरों से उसे घूरा और कैप्टन समीर वर्मा ने बगल में बैठे सहकर्मी से फुसफुसाया, देखते हैं इस बार कौन सी कहानी लिखी है, और हंसने लगा। कंपनी कमांडर कैप्टन विक्रमजीत सिंह पहले से ही ऊब चुके थे और जम्हाई ले रहे थे, लेकिन अदिति विचलित नहीं हुई। उसने बिना रुके आत्मविश्वास से भरी आवाज में अपनी योजना समझाना शुरू किया। इस युद्धाभ्यास में हमारी ब्रावो प्लाटून मौजूदा एकल संचार नेटवर्क प्रणाली की कमजोरियों को दूर करने के लिए मुख्य और अतिरिक्त संचार नेटवर्क को एक साथ स्थापित करने वाली एक सक्रिय अतिरेक प्रणाली को लागू करेगी। इसका उद्देश्य कड़ाके की ठंड के कारण उपकरण की विफलता, केबल का टूटना या दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक हमले की स्थिति में संचार विफलता के समय को शून्य के करीब लाना है। उसने स्क्रीन पर सैटेलाइट इमेजरी और तीन इलाके के नक्शे दिखाते हुए सबसे कुशल संचार नेटवर्क मार्गों और रिले स्थानों का प्रस्ताव रखा और हर संभावित अप्रत्याशित स्थिति के लिए चरण दर चरण प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल प्रस्तुत किए। उसकी ब्रीफिंग तर्कसंगत और त्रुटिहीन थी। बैठक कक्ष में छाई ठंडक और उपहास का माहौल धीरे धीरे प्रशंसा और आश्चर्य में बदलने लगा। अधिकारी फुसफुसाना बंद कर चुके थे और पूरी तरह से उसकी प्रस्तुति में डूब गए थे। उसकी योजना केवल मौजूदा तरीकों की नकल नहीं थी, बल्कि संचार संचालन के प्रतिमान को बदलने वाला एक क्रांतिकारी विचार था। वह केवल एक युद्धाभ्यास योजना की रिपोर्ट नहीं कर रही थी, बल्कि भविष्य के संचार युद्ध का एक दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रही थी। ब्रीफिंग समाप्त होने पर सीईओ ने पहली बार सच्ची प्रशंसा के भाव से कहा, लेफ्टिनेंट, योजना सचमुच अद्भुत है। ऐसा लगा जैसे भविष्य की कोई युद्ध फिल्म देख रहा हूं। अगर तुम इसे थकते में भी इसी तरह लागू कर सको तो इस युद्धाभ्यास का एमवीपी तुम ही होगी। प्रशंसा अदिति को मिली थी, लेकिन सूबेदार भैरों सिंह और कैप्टन समीर वर्मा के चेहरे शर्म से लाल हो गए थे। विशेष रूप से भैरों सिंह, जो हमेशा अदिति को किताबी कीड़ा कहकर नीचा दिखाता था। जब उसने एक ऐसी उन्नत ऑपरेशनल योजना प्रस्तुत की जिसे वह समझ भी नहीं पा रहा था, तो उसे गहरा अपमान और संकट महसूस हुआ। कैप्टन समीर वर्मा भी, जिसने उसे अक्षम महिला कहकर अफवाहें फैलाई थीं, अपनी बातों के गलत साबित होने पर असहज महसूस कर रहा था। बैठक के बाद जब अदिति गलियारे से निकल रही थी, तो कैप्टन समीर वर्मा ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, वाह, हमारी लेफ्टिनेंट साहिबा ने रात भर पढ़ाई की है लगता है। लेकिन युद्धाभ्यास केवल दिमाग से नहीं जीता जाता। योजना इतनी बड़ी है कि कहीं सैनिक ही ना पिस जाएं। सूबेदार भैरों सिंह बिना कुछ कहे जलती हुई आंखों से उसे घूरता हुआ गुजर गया। उसकी नजरें कह रही थीं, देखते हैं तुम कितनी काबिल हो।
अदिति उनकी प्रतिक्रिया से विचलित नहीं हुई। यह तो बस शुरुआत है। योजना कितनी भी सही क्यों न हो, अगर परिणाम से साबित न हो तो यह केवल कागज का टुकड़ा है। उसने अपने सैनिकों की ओर देखा जो उस पर विश्वास करते थे। उनकी आंखों में पहले से कहीं ज्यादा उम्मीद और भरोसा था। अदिति ने दृढ़ निश्चय किया, मैं इस युद्धाभ अभ्यास को हर हाल में सफल बनाऊंगी, अपने समर्थकों को गर्व महसूस कराऊंगी और मुझे कुचलने वालों को अपनी काबिलियत से जवाब दूंगी। कड़ाके की सर्दियों की शुरुआत में वह चुपचाप अपनी तलवार तेज कर रही थी। शीतकालीन युद्धाभ्यास पूरी तरह से शुरू हो गया। हाड़ कंपा देने वाली हवा और घुटनों तक बर्फ में त्रिशूल डिवीजन के सभी जवान एक काल्पनिक दुश्मन के साथ वास्तविक युद्ध जैसी भीषण लड़ाई लड़ रहे थे। अदिति की ब्रावो प्लाटून को युद्धाभ्यास के मस्तिष्क यानी कमांड सेंटर और अन्य यूनिटों के बीच संचार नेटवर्क स्थापित करने और बनाए रखने का सबसे ब्रावो प्लाटून को युद्धाभ्यास के मस्तिष्क महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया था। अदिति ने योजना के अनुसार मुख्य संचार नेटवर्क और मल्टी फ्रीक्वेंसी हॉपिंग वाले अतिरिक्त संचार नेटवर्क को एक साथ स्थापित करने का दोहरा ऑपरेशन शुरू किया। सूबेदार भैरों सिंह ने इसे काम को दोगुना करने वाली बेवकूफी कहकर हर बात पर शिकायत की। उसने सैनिकों को यह कहकर भड़काने की कोशिश की कि इतनी ठंड और मेहनत में दोगुना काम क्यों करना है, लेकिन सैनिकों ने अब उसकी बात नहीं सुनी। वे शिकायत करने के बजाय अदिति के आत्मविश्वास से भरे नेतृत्व में चुपचाप उसका अनुसरण करते रहे। विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के छात्र सिपाहीकरण शर्मा सहित प्लाटून के सदस्यों ने उसकी नवीन योजना पर गहरा विश्वास दिखाया और कठिन और अपरिचित काम को बिना किसी शिकायत के पूरी लगन से किया। मैडम, अतिरिक्त नेटवर्क के स्थान पर जमीन जम गई है। एंटीना का बेस लगाना मुश्किल हो रहा है। जबरदस्ती मत करो। पोर्टेबल हीटर्स से जमीन को पिघलाओ फिर लगाओ। समय लगेगा लेकिन सुरक्षा पहले है। मैडम, मुख्य संचार केबल का कुछ हिस्सा ठंड के कारण सख्त हो गया है, जिससे सिग्नल लॉस हो रहा है। यह अपेक्षित था। तुरंत केबल को इंसुलेशन से ढको और अगर लॉस मानक से ज्यादा हो तो अतिरिक्त केबल से बदलने के लिए तैयार रहो। वह हर स्थिति के लिए तैयार थी और बिना रुके निर्देश दे रही थी। प्लाटून के सदस्य उसके शांत और पेशेवर रवैये से और भी प्रभावित हुए। युद्धाभ्यास के तीसरे दिन रात में तापमान -25 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया। जब पूरी यूनिट ठंड से जूझ रही थी तभी घटना घटी। डिवीजन का पूरा मुख्य संचार नेटवर्क दुश्मन के शक्तिशाली जैमिंग हमले के कारण तुरंत ठप हो गया। कमांड सेंटर के सभी मॉनिटर काले हो गए और स्पीकरों से केवल कर्कश शोर आ रहा था। डिवीजन कमांडर से लेकर रेजिमेंट और बटालियन कमांडरों तक सभी की आवाजें एक साथ बंद हो गईं। यूनिट की आंखें, कान, मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र सब एक पल में लकवाग्रस्त हो गए। कमांड सेंटर में अफरा तफरी मच गई। डिवीजन कमांडर का गुस्से भरा चिल्लाना गूंज रहा था। सिग्नल बटालियन क्या कर रही है, इसे तुरंत ठीक करो। यह क्या बकवास है? सिग्नल बटालियन के को ने घबराकर हर प्लाटून को चिल्लाया। कारण पता चला? कौन सा सेक्टर जिम्मेदार है? तुरंत कार्रवाई करो। समस्या अल्फा प्लाटून द्वारा संभाले जा रहे केंद्रीय संचार नेटवर्क में थी। युद्धाभ्यास के परिदृश्य के अनुसार किए गए दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक हमले के सामने अल्फा प्लाटून के कमांडर कैप्टन समीर वर्मा पूरी तरह से असहाय थे। वह केवल पारंपरिक एकल आवृत्ति संचार नेटवर्क का उपयोग कर रहे थे, इसलिए दुश्मन के केंद्रित जैमिंग हमले का मुकाबला करने का कोई तरीका नहीं था। वह घबराकर केवल यही दोहरा रहे थे, दुश्मन की जैमिंग बहुत शक्तिशाली है, इसे ट्रैक करना असंभव है। उसकी अक्षमता पर को जब अपना डंडा फेंकने ही वाले थे तभी अदिति की शांत और स्पष्ट आवाज कमांड सेंटर के आपातकालीन रेडियो चैनल पर गूंजी। वह आवाज अराजकता और निराशा में डूबे कमांड सेंटर के लिए एक उद्धार की आवाज जैसी थी। को साहब, ब्रावो प्लाटून कमांडर रिपोर्टिंग। हम तुरंत सभी चैनलों को ब्रावो प्लाटून द्वारा संचालित अतिरिक्त संचार नेटवर्क पर स्विच कर रहे हैं। हमारा अतिरिक्त नेटवर्क मल्टी फ्रीक्वेंसी हॉपिंग तकनीक पर आधारित है, इसलिए इस पर दुश्मन की जैमिंग का कोई असर नहीं होगा। हम 30 सेकंड के भीतर कमांड और कंट्रोल सिस्टम को बहाल कर देंगे। एक पल के लिए कमांड सेंटर का सारा शोर थम गया। सभी ने अविश्वास से उस स्पीकर की ओर देखा जहां से अदिति की आवाज आ रही थी। को ने अविश्वसनीयता से पूछा, क्या अतिरिक्त नेटवर्क काम कर रहा है?
यह कैसे संभव है? जी सर, संभव है। हम अभी डिवीजन मुख्यालय और सभी रेजिमेंट मुख्यालयों को जोड़ रहे हैं। सिपाही करण शर्मा, सिस्टम स्विचिंग शुरू करो। अदिति के निर्देश पर ब्रावो प्लाटून के संचार बंकर में मौजूद सिपाही करण शर्मा ने कुशलता से सिस्टम को स्विच किया। जैसे ही उसने एंटर कुंजी दबाई, चमत्कारिक रूप से कमांड सेंटर के काले पड़े मॉनिटर एक एक करके फिर से चालू होने लगे। टूटी हुई संचार लाइनें फिर से जुड़ गईं और डिवीजन कमांडर की गरजती आवाज स्पीकर से गूंजी। क्या सुन रहे हो? संचार बहाल हुआ। यह यूनिट के लकवाग्रस्त तंत्रिका तंत्र के पूरी तरह से पुनर्जीवित होने का क्षण था। अदिति की नवीन योजना ने निर्णायक क्षण में अपना कमाल दिखाया था। जिस विचार को सभी ने असंभव और बेकार कहकर मजाक उड़ाया था, उसने सबसे खराब संकट में पूरी यूनिट को बचा लिया। स्थिति स्थिर होने पर को खुद ब्रावो प्लाटून के संचार बंकर में पहुंचे। उन्होंने बंकर के अंदर शांति से स्थिति को संभालती अदिति और अनुशासित ढंग से काम करते उसके प्लाटून के सदस्यों को देखकर प्रशंसा की। लेफ्टिनेंट, तुमने कर दिखाया। तुमने अकेले ही हमारी पूरी त्रिशूल डिवीजन को बचा लिया। उन्होंने अदिति के कंधे थपथपाते हुए सच्ची प्रशंसा की। प्लाटून के सदस्य एक दूसरे को गले लगाकर खुशी से चिल्लाए। उनके चेहरों पर अत्यधिक पीड़ा पर विजय पाने का गर्व और खुशी थी। दूसरी ओर अल्फा प्लाटून के बंकर का माहौल नरक जैसा था। कैप्टन समीर वर्मा अपनी अक्षमता के उजागर होने पर सिर झुकाए चुपचाप खड़ा था और उसके बगल में स्थिति को देख रहे सूबेदार भैरों सिंह सारी प्रशंसा और सम्मान पाती अदिति को देखकर मुट्ठियां भींच रहा था। उसकी आंखों में ईर्ष्या और क्रोध की आग जल रही थी। वह इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि उसका 20 साल का अनुभव एक नई युवा महिला अधिकारी के ज्ञान के सामने बुरी तरह हार गया था। लकवाग्रस्त तंत्रिका तंत्र फिर से जुड़ गया था, लेकिन उनके दिलों में घृणा और ईर्ष्या की भावनाएं और भी विकृत हो गई थीं। अदिति की शानदार उपलब्धि की खबर तुरंत पूरी डिवीजन में फैल गई। युद्धाभ्यास के बाद डिवीजन मुख्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में डिवीजन कमांडर ने व्यक्तिगत रूप से अदिति का नाम लेकर सभी जवानों के सामने उसकी जमकर तारीफ की। उन्होंने एक अनियोजित सम्मान पत्र भी तैयार करवाया और उसे खुद अदिति के गले में पहनाया। इस शीतकालीन युद्धाभ्यास का असली हीरो सिग्नल बटालियन की ब्रावो प्लाटून कमांडर लेफ्टिनेंट अदिति सिंह चौहान है। उसकी गहन तैयारी और असाधारण नवीन परिचालन क्षमता के बिना यह युद्धाभ्यास एक विनाशकारी विफलता में समाप्त हो जाता। सभी जवान लेफ्टिनेंट अदिति की दृढ़ सैनिक भावना और व्यावसायिकता से प्रेरणा लें। मुझे गर्व है कि हमारी डिवीजन में अदिति जैसा प्रतिभा है। डिवीजन कमांडर की प्रशंसा अभूतपूर्व थी। मंच पर सम्मान पत्र प्राप्त करती हुई उसकी छवि निराशाजनक युद्ध के मैदान में खिली आशा की एक किरण जैसी थी। शुरुआत में उसे संदेह और अवमानना से देखने वाली नजरें अब आश्चर्य और सम्मान में बदल गई थीं। साथ ही अधिकारी अब उससे अनुचित व्यवहार करने की हिम्मत नहीं करते थे और जेसो भी उसकी कमांड क्षमता को स्वीकार करने के लिए मजबूर थे। विशेष रूप से ब्रावो प्लाटून के जवानों का मनोबल आसमान छू रहा था। अपने प्लाटून कमांडर को डिवीजन कमांडर से सीधे सम्मान प्राप्त करते देखकर वे ऐसे खुश थे मानो उन्हें ही पुरस्कार मिला हो, और उन्होंने अदिति को हवा में उछाल दिया। मैडम, आप महान हैं, हमारी मैडम वर्ल्ड क्लास हैं। सिपाही करण शर्मा कुछ दूरी से यह सब देखकर चुपचाप मुस्कुरा रहा था। उसने सोचा कि अदिति जैसे लीडर से मिलना उसके सैन्य जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य और सम्मान था। लेकिन जितनी तेज रोशनी होती है, उसकी परछाई उतनी ही गहरी और काली होती है। अदिति के प्रति प्रशंसा जितनी बढ़ती गई, सूबेदार भैरों सिंह और कैप्टन समीर वर्मा के मन का अंधेरा उतना ही गहरा और चिपचिपा होता गया। समीक्षा बैठक के बाद ऑफिसर्स मेस में आयोजित जश्न में कैप्टन समीर वर्मा सूबेदार भैरों सिंह के पास गया और जलती आग में घी डाला। उसकी आवाज सांप की तरह धूर्त थी। सूबेदार साहब, देखिए तो जरा, उस छोटी सी छोकरी की वजह से हम जैसे अनुभवी लोगों की क्या इज्जत रह गई है। डिवीजन कमांडर तक उसे इतना बढ़ावा दे रहे हैं, अब तो वह किसी को कुछ नहीं समझेगी। क्या आप 20 साल के अनुभवी ऐसी लड़की के नीचे काम करते रहेंगे? सूबेदार भैरों सिंह ने बिना कुछ कहे बस कड़वी रम के घूंट भरे। उसका चेहरा गुस्से और अपमान से लाल हो गया था। उसने अपना पूरा जीवन सेना को समर्पित किया था और अपने अनुभव और कौशल पर गर्व करता था।
लेकिन अब अदिति, जिसे उसने एक नई और महिला होने के कारण हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की थी, ने एक ऐसी क्षमता का प्रदर्शन किया था जिसकी तुलना उससे नहीं की जा सकती थी। उसका स्वाभिमान चकनाचूर हो गया था। उसका 20 साल का अनुभव अदिति के कुछ दिनों के प्रदर्शन के सामने बेकार हो गया था। कैप्टन समीर वर्मा के साथ भी ऐसा ही था। उसे लगा कि अदिति की सफलता उसकी अपनी अक्षमता को और भी स्पष्ट रूप से उजागर कर रही है। वह इस बात से डर गया था कि जो अफवाहें उसने अदिति को नीचा दिखाने के लिए फैलाई थीं, वे अब उपहास और निंदा के तीर बनकर उसी पर लौटेंगी। किसी भी तरह इस लड़की को रोकना होगा, इससे पहले कि यह और ऊंचा उड़े। इसके पंख काटने होंगे। अगर इसे खत्म नहीं किया तो मैं यहां नहीं टिक पाऊंगा। दोनों की गंदी नजरें हवा में मिली। घृणित इच्छा और नीच ईर्ष्या से भरी एक चिपचिपी सहमति का क्षण था। वे अदिति रूपी प्रकाश को हमेशा के लिए बुझाने के लिए शैतान को अपनी आत्मा बेचने के लिए भी तैयार थे। वे अब सैनिक नहीं थे, वे ईर्ष्या में अंधे एक शर्माधार जानवर थे। अदिति अपने ऊपर बरस रहे सम्मान में डूबी नहीं थी। उसने बल्कि और भी ज्यादा जिम्मेदारी महसूस की और सतर्क हो गई। लेकिन वह नहीं जानती थी कि एक घना साया उसकी ओर बढ़ रहा था। अंधेरे को चीरकर चमकने वाली वह उसी प्रकाश के कारण एक और भी खतरनाक और घातक निशाना बन गई थी। युद्धाभ्यास की सफलता का जश्न मनाने के लिए पूरी बटालियन की एक पार्टी आयोजित की गई, लेकिन वह जगह जश्न और प्रोत्साहन की नहीं, बल्कि अदिति के प्रति ईर्ष्या और साजिश के विस्फोट का एक अपमानजनक मंच बन गई। पार्टी की मुख्य हस्ती स्वाभाविक रूप से अदिति थी। को सहित अन्य अधिकारियों ने बारी बारी से उसे ड्रिंक की पेशकश की और उसकी तारीफ की, लेकिन उस तारीफ में एक सूक्ष्म ईर्ष्या और प्रतिद्वंद्विता की भावना छिपी हुई थी। लेफ्टिनेंट, तुमने सच में कमाल कर दिया, लेकिन याद रखना, जो ज्यादा आगे बढ़ता है उसके दुश्मन भी ज्यादा हो जाते हैं। हमेशा विनम्र रहना। डिवीजन कमांडर की नजरों में तो आ गई हो, अगला प्रमोशन तो पक्का है ना? अदिति ने धन्यवाद कहते हुए अनिच्छा से गिलास स्वीकार किया, लेकिन उसे अपनी पीठ के पीछे एक कोने से घूरती हुई दो जलती हुई आंखों का स्पष्ट रूप से एहसास था। सूबेदार भैरों सिंह और कैप्टन समीर वर्मा, वे जाम टकराने के बजाय अपने गुस्से को पी रहे थे और उसे घूर रहे थे। जब पार्टी पूरे शबाब पर थी तो कैप्टन समीर वर्मा, जैसे इसी का इंतजार कर रहा हो, अपनी जगह से उठा। वह नशे में होने का नाटक करते हुए लड़खड़ाता हुआ अदिति के पास आया और अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया। चलो दोस्तों, आज की हीरो लेफ्टिनेंट अदिति के लिए एक टोस्ट हो जाए। अगर अदिति न होती तो हमारे को साहब समेत हम सबकी नौकरी चली जाती, है ना? उसकी बातें तारीफ जैसी लग रही थीं, लेकिन उनमें एक चालाक ताना छिपा हुआ था कि तुम्हारे अकेले होशियार बनने के चक्कर में हम सब शर्मिंदा हुए। जब अदिति ने असहजता से उसका हाथ हटाने की कोशिश की तो समीर ने उसे और भी कसकर पकड़ लिया और कहा, अरे हमारी लेफ्टिनेंट साहिबा तो शर्मा रही हैं, मैं तुम्हें एक स्पेशल जाम पिलाता हूं। तभी नशे में धुत सूबेदार भैरों सिंह बोतल लेकर अपनी जगह से उठा और चिल्लाया। उसकी आवाज एक विवेकहीन जानवर की दहाड़ जैसी थी। चुप करो, इतना क्या बड़ा काम कर लिया जो इतना शोर मचा रहे हो? बस एक बार किस्मत ने साथ दे दिया। एक पल में शोरगुल वाली पार्टी में सन्नाटा छा गया। सभी की निगाहें भैरों सिंह पर टिक गईं। उसने अदिति की ओर उंगली उठाते हुए आगे कहा, ऐसी लड़की प्लाटून कमांडर बनकर घूम रही है। सेना का तो भगवान ही मालिक है। अकादमी में किताबों में सिर घुसाने के अलावा आता क्या है तुम्हें? हाँ, लोमड़ी की तरह बड़े अफसरों के आगे पूंछ हिलाती हो, तभी तो तुम्हें सम्मान पत्र मिला है। यह एक अकल्पनीय अपमान और सार्वजनिक बेइज्जती थी। अदिति का चेहरा सफेद पड़ गया। अपने जवानों और सभी साथी अधिकारियों के सामने उसके चरित्र और सम्मान को बेरहमी से कुचल दिया गया। अदिति ने कांपती आवाज में जवाब दिया, सूबेदार साहब, क्या आप जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं? यह सीधे तौर पर एक वरिष्ठ अधिकारी का अपमान है। जिम्मेदारी? कैसी जिम्मेदारी? क्या मैंने कुछ गलत कहा? सब जानते हैं कि तुम डिवीजन कमांडर के सामने कैसे मुस्कुरा रही थी। न जाने कहां से आ गई हो और मुझे सिखाने की हिम्मत कर रही हो। स्थिति बिगड़ते देख कंपनी कमांडर कैप्टन विक्रमजीत सिंह और को ने भैरों सिंह को रोकने की कोशिश की। भैरों सिंह, बस करो, तुमने ज्यादा पी ली है। लेकिन भैरों सिंह अपना आपा खो चुका था। कैप्टन समीर वर्मा बगल में उसे रोकने का नाटक करते हुए वास्तव में उसे और भड़का रहा था। अरे सूबेदार साहब, शांत हो जाइए। लेफ्टिनेंट साहिबा अभी नहीं हैं, शायद उनसे गलती हो गई होगी। उसकी बातें आग में घी डालने जैसी थीं।
अदिति अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वह अपनी जगह से उठी और बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कहा, सूबेदार भैरों सिंह, मैं आपके खिलाफ वरिष्ठ अधिकारी के अपमान और झूठे आरोपों से मानहानि के लिए आधिकारिक तौर पर शिकायत दर्ज कराऊंगी और कैप्टन समीर वर्मा, आपकी उकसाने और साथ देने की हरकत को भी मैं नजरअंदाज नहीं करूंगी। उसके दृढ़ और कानूनी जवाब पर भैरों सिंह और समीर वर्मा के चेहरे एक पल के लिए सख्त हो गए। पार्टी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। अदिति उस नरक जैसी जगह से बाहर निकल गई। ठंडी रात की हवा उसके गालों को छू रही थी, लेकिन उसके दिल में उबलता गुस्सा और अपमान शांत नहीं हुआ। ईर्ष्या नाम की साजिश सोची हुई से कहीं ज्यादा जहरीली और संक्रामक थी। यह एक व्यक्ति के विवेक को पंगु बना देती है, संगठन के अनुशासन को तोड़ देती है और एक व्यक्ति के सम्मान को तार तार कर देती है। अदिति को एहसास हुआ, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। यह केवल एक भावनात्मक लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक सैनिक के रूप में उसके अस्तित्व की लड़ाई थी। उसने इस साजिश के खेल को खत्म करने के लिए उन दोनों के खिलाफ अनुशासनात्मक समिति में औपचारिक शिकायत करने का फैसला किया, लेकिन वह नहीं जानती थी कि यह एक और भी भयानक त्रासदी की शुरुआत होगी। युद्धाभ्यास की आखिरी रात थी। अधिकांश सैनिक वापसी की तैयारी कर रहे थे और राहत और थकान में डूबे हुए थे, लेकिन अदिति की ब्रावो प्लाटून आखिरी समय तक संचार उपकरणों की जांच और उन्हें हटाने के कठिन काम में लगी हुई थी। अदिति अपनी अनुशासनात्मक कार्रवाई के फैसले के परिणामों का अनुमान लगा रही थी, लेकिन साथ ही एक कमांडर के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए देर रात तक अपने जवानों के साथ काम कर रही थी। पार्टी की घटना के बाद यूनिट का माहौल एक टाइम बम जैसा हो गया था, जो कभी भी फट सकता था। अदिति ने औपचारिक रूप से सूबेदार भैरों सिंह और कैप्टन समीर वर्मा के खिलाफ कंपनी कमांडर कैप्टन विक्रमजीत सिंह के माध्यम से से शिकायत की, लेकिन कैप्टन सिंह ने जाने दो, बात को क्यों बढ़ा रही हो, तुम थोड़ा सब्र कर लेती तो मामला निपट जाता कहकर उसे ही डांटा। वह केवल इस बात से डर रहा था कि उसकी कंपनी का नाम खराब होगा और उसके प्रमोशन पर असर पड़ेगा। जब लगभग सारा काम खत्म हो गया तो अदिति अकेले यूनिट के बाहरी इलाके में लगे एक भारी अतिरिक्त जनरेटर की अंतिम जांच करने के लिए निकली। उसने थके हुए जवानों को पहले ही बैरक में भेज दिया था। जनरेटर एक पुराने गोदाम के पीछे एक सुनसान जगह पर था। घने अंधेरे में केवल उसकी टॉर्च की रोशनी रास्ता दिखा रही थी। जैसे ही उसने जनरेटर की जांच पूरी की और मुड़ी, उसी पल अंधेरे से भी गहरा और भारी एक साया उस पर झपट पड़ा। चीखने का भी मौका नहीं मिला। एक विशाल हाथ ने उसका मुंह बंद कर दिया। शराब की तेज गंध और एक जानवर की तरह भारी सांसें उसके कानों में गूंज रही थीं। वह सूबेदार भैरों सिंह था। उसकी आंखें नफरत और पागलपन से लाल थीं। तेरी वजह से मेरी 20 साल की सर्विस खत्म होने वाली है। वह पूरी तरह से अपना विवेक खो चुका था और अदिति पर टूट पड़ा। उसने विरोध करने और उसके कमजोर अंगों पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसकी जबरदस्त ताकत और क्रूर हिंसा के आगे सब बेकार था। तू मेरी शिकायत करेगी? तेरी इतनी हिम्मत? मैंने 20 साल सेना में दिए हैं। मैं तुझ जैसी छोकरी के हाथों अपना सम्मान खराब नहीं होने दूंगा। भैरों सिंह ने उसका गला पकड़ा और उसे एक बोरी की तरह जमीन पर फेंक दिया। फिर उसने उसे उठाकर भारी और ठंडे स्टील के जनरेटर की ओर धकेल दिया। बस तू खत्म हो जाए। अगर तू यहां आई ही ना होती तो सब कुछ ठीक होता। बस तू खत्म हो जाए। वह एक जानवर की तरह दहाड़ा और उसके पतले शरीर को पकड़कर उसकी गर्दन को जनरेटर के तेज स्टील के कोने पर पूरी ताकत से दे मारा। हट! एक धीमी और भयानक आवाज अंधेरे में गूंजी। बिना हेलमेट या किसी सुरक्षा उपकरण के उसकी गर्दन की हड्डी टूटने की आवाज थी। अदिति के शरीर से सारी ताकत एक पल में निकल गई। वह चीख भी नहीं पाई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और दुनिया की सारी आवाजें दूर हो गईं। उसके हाथ और पैरों का एहसास ऐसे गायब हो गया जैसे किसी मशीन का पावर बंद कर दिया गया हो। उसका शरीर अब उसका नहीं था। उसकी चेतना ढहते हुए आसमान के साथ एक अंतहीन अंधेरे में गिर रही थी। उसकी आंखों से गिरी आंसू की आखिरी बूंद ठंडी जमीन पर गिर गई। यह एक सितारे के टूटने की रात थी। सूबेदार भैरों सिंह हांफते हुए गिरी हुई अदिति को देख रहा था। उसे अपनी करतूत की गंभीरता का एहसास हुआ और वह एक पल के लिए घबरा गया, लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक नीच और घृणित भाव आ गया। तभी अंधेरे से एक और साया निकला।
वह कैप्टन समीर वर्मा था। वह शुरू से ही सब कुछ देख रहा था। भैरों सिंह के अदिति पर हमला करने से लेकर उसे बेरहमी से पीटने और अंत में उसकी गर्दन तोड़ने तक उसने सब कुछ देखा। वह गिरी हुई अदिति के पास नहीं आया। इसके बजाय वह घबराए हुए भैरों सिंह के पास गया, उसका कंधा पकड़ा और धीमी आवाज में फुसफुसाया। उसकी आवाज सांप की तरह ठंडी और चालाक थी। सूबेदार साहब, होश में आइए। अगर ऐसा ही रहा तो हम दोनों वर्दी उतारकर हत्यारे के रूप में जेल जाएंगे। यह एक हादसा है। लेफ्टिनेंट अदिति अंधेरे में फिसल गई और उसका सिर जनरेटर से टकरा गया। समझी? मैं गवाह हूं, मैं यही गवाही दूंगा। उस रात एक युवा और प्रतिभाशाली अधिकारी का आसमान ढह गया और उस आसमान को गिराने वाला एक विवेकहीन जानवर था, और उस जानवर की साजिश को भड़काने वाला, उसे देखने वाला और फिर अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल करने वाला एक शैतान था। जब अदिति को हल्का सा होश आया तो उसकी नाक में खून, कीटाणुनाशक की गंध और मेडिकल पोस्ट के ठंडे बिस्तर का एहसास हुआ। वह अपनी आंखें खोल सकती थी, लेकिन उसकी गर्दन के नीचे कोई एहसास या हरकत नहीं थी। उसे ऐसा लगा जैसे उसका शरीर और आत्मा अलग हो गए हों। एक भयानक एहसास ने उसे घेर लिया। मेडिकल ऑफिसर और नर्सिंग असिस्टेंट भाग दौड़ कर रहे थे और उसके बगल में घबराए हुए कंपनी कमांडर कैप्टन विक्रमजीत सिंह और चिंता का नाटक करते हुए कैप्टन समीर वर्मा खड़े थे। युद्धाभ्यास के उपकरणों की अंतिम जांच के दौरान अंधेरे में फिसलने से उनका सिर जनरेटर से टकरा गया। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था। सबने जैसे एक ही बात कहने का फैसला कर लिया था। यह एक साफ झूठ था। अदिति ने मुंह खोलकर सच बताने की कोशिश की। नहीं, यह हादसा नहीं है, सूबेदार भैरों सिंह ने। लेकिन उसके गले से केवल एक धीमी सी हवा की आवाज निकली। उसकी आवाज भी लकवाग्रस्त हो गई थी। उसने अपनी आंखों से एक हताश भाव से विनती की, नहीं, यह हादसा नहीं है। जल्द ही बटालियन से एक जांच अधिकारी जांच के लिए आया। एकमात्र गवाह कैप्टन समीर वर्मा ने गवाही दी। उसने आंसू बहाते हुए इस दुखद हादसे को देखने के सदमे का नाटक किया। मैं गश्त पर था जब मैंने गोदाम के पीछे से कराहने की आवाज सुनी। जब मैं वहां पहुंचा तो लेफ्टिनेंट साहिबा खून से लथपथ पड़ी थीं। आसपास कोई नहीं था और ऐसा लगा कि उनका सिर जनरेटर के कोने से टकराया है। काश मैं थोड़ा पहले पहुंच जाता। मुझे बहुत अफसोस है। उसके छी 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 ओ लीबन 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 आन ठू 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 我好好卡玛好卡玛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 卡大七七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 七Tend शदीद tender 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 那叽叽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 一吱吱超一七七七七七七七超一七七七七
七七七七七七七七七七，悲剧早应早应早应七七七七七，悲剧早应悲剧七七七七七七七，悲剧早应七七七七七七七七। मामला व्यक्तिगत लापरवाही के कारण हुई दुर्घटना के रूप में जल्दबाजी में बंद कर दिया गया। सूबेदार भैरों सिंह को कोई सजा नहीं मिली, बल्कि उसे युद्धाभ्यास के दौरान की गई मेहनत के लिए पुरस्कार स्वरूप छुट्टी भी मिली। उसने यूनिट के सदस्यों के सामने बेशर्मी से कहा, लड़की ने ज्यादा जोश दिखाया तो यही होना था, बेचारी, लेकिन यह उसी की गलती है। कैप्टन समीर वर्मा को पहले देखने और तुरंत रिपोर्ट करने के लिए को से प्रशंसा पत्र मिला। यूनिट में अदिति को एक ऐसी मूर्ख और बेचारी महिला अफसर के रूप में देखा जाने लगा, जो ज्यादा जोश में आकर एक बड़ी दुर्घटना का शिकार हो गई। जो ब्रावो प्लाटून के जवान सच्चाई का अंदाजा लगा रहे थे, उन्हें पूरी तरह से चुप रहने का आदेश दिया गया। न्याय को ऐसे ही एक ठंडी और अंधेरी जगह में छोड़ दिया गया। अदिति को दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल RR में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां उसकी विस्तृत जांच हुई और फिर एक ऐसा निदान आया जो उसके बाकी जीवन के लिए मौत की सजा जैसा था। 5वीं सर्वाइकल वर्टिब्रा के पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होने के कारण क्वाड्रिप्लीजिया, स्पाइनल कॉर्ड पूरी तरह से कट गई है और मौजूदा चिकित्सा तकनीक से इसका ठीक होना असंभव है। आपको जीवन भर बिस्तर पर रहकर वेंटिलेटर के सहारे रहना होगा। डॉक्टर की आवाज ठंडी और भावहीन थी। भारतीय सैन्य अकादमी की टॉपर, सभी की उम्मीदों का केंद्र, एक प्रतिभाशाली अधिकारी का भविष्य एक पल में खत्म हो गया। वह अब एक सैनिक नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, बस एक सांस लेती हुई लाश थी। उसके पिता लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह चौहान को केवल यह सूचना मिली थी कि उनकी बेटी युद्धाभ्यास के दौरान एक दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गई है, लेकिन उन्हें लकवाग्रस्त होने की भयानक सच्चाई का पता नहीं था और वे बस चिंता में डूबे हुए थे। अस्पताल और यूनिट ने संगठित रूप से उसे और उसके परिवार को सीधे संपर्क करने से रोका। उन्होंने रोगी की मानसिक स्थिरता सर्वोपरि है और वह वर्तमान में गंभीर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के कारण किसी से मिलना नहीं चाहती, जैसा झूठ बोलकर उन्हें दूर रखा। शारीरिक दर्द से ज्यादा उसे एक गहरी बेबसी और विश्वासघात की भावना खाए जा रही थी। जिन लोगों ने उसकी यह हालत की थी, वे हौंसते हुए अपना सामान्य जीवन जी रहे थे और उसे सांस लेने के लिए भी एक मशीन पर निर्भर रहना पड़ रहा था। यह सच्चाई उसे पागल कर रही थी। पापा, बड़े पापा, छोटे पापा, वह मन ही मन अपने परिवार को पुकार रही थी, अगर अभी भी सच सामने आ जाए। लेकिन उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंच रही थी। वह इस विशाल अस्पताल, इस विशाल सेना संगठन के भीतर एक पूरी तरह से अलग थलग द्वीप थी। हर रात वह छत से लटकती ड्रिप से गिरती पारदर्शी बूंदों को देखते हुए अपने शरीर से बहते आंसू महसूस करती। उसके इस्पात जैसे इरादों पर गर्म आंसू लगातार बह रहे थे। अदिति की दुनिया अस्पताल की सफेद छत पर पूरी तरह से रुक गई थी। वह केवल अपनी पलकें झपका सकती थी और बहुत धीरे धीरे अपना सिर घुमाकर खिड़की से बाहर के चौकोर आसमान को देख सकती थी। समय का कोई मतलब नहीं रह गया था। दिन और रात केवल बाहर की रोशनी में बदलाव और नर्सिंग स्टाफ की शिफ्ट बदलने से ही पता चलते थे। उसकी देखभाल करने वाले केवल भावहीन चेहरे वाले नर्सिंग स्टाफ थे, जो उसके शरीर को एक मशीन की तरह संभालते थे, और कभी कभार आने वाले कंपनी कमांडर कैप्टन विक्रमजीत सिंह, जो औपचारिक रूप से पूछते थे, कैसी हो। वह वास्तव में यह देखने आते थे कि कहीं अदिति बाहर किसी से संपर्क करके सच का खुलासा न कर दे। वह उसकी हालत की जांच करने का नाटक करते हुए उसकी आंखों में किसी भी बदलाव को देखने की कोशिश करते थे कि कहीं उसकी हालत इतनी बेहतर तो नहीं हो गई कि वह लिखकर बात कर सके। उसका शरीर धीरे धीरे अकड़ता जा रहा था और एक समय के मजबूत मांसपेशियां अब गायब हो चुकी थीं। केवल एक दुबला पतला शरीर सफेद चादर पर पड़ा था। एक समय की स्वस्थ और ऊर्जावान युवा अधिकारी की छवि कहीं नहीं थी। उसे आईने में देखने की भी हिम्मत नहीं होती थी। उसे और भी निराश करने वाली बात यह थी कि कभी कभार नर्सिंग स्टाफ की अनजाने में की गई बातों से उसे अपने अपराधियों की खबरें मिलती थीं। सुनने में आया था कि सूबेदार भैरों सिंह जल्द ही सम्मान के साथ सेवानिवृत्त होने वाला है और उसने भारी भरकम सैन्य पेंशन के लिए आवेदन किया है। यह भी अफवाह थी कि कैप्टन समीर वर्मा को इस युद्धाभ्यास में योगदान के लिए
पदोन्नति मिली है और उसे सेना मुख्यालय में एक प्रतिष्ठित पद पर स्थानांतरित कर दिया गया है। वे उसकी जिंदगी को पूरी तरह से नष्ट करने के बाद भी बिना किसी अपराध बोध के अपना जीवन सफलतापूर्वक जी रहे थे। यह खबर सुनते ही अदिति का खून खौल उठता। वह हर रात बुरे सपने देखती। उस रात की भयानक याद, हड्डी टूटने की आवाज और समीर वर्मा का व्यंग्यात्मक चेहरा बारी बारी से उसे परेशान करते। वह सपनों में चीखती और विरोध करती, लेकिन हकीकत में वह एक धीमी सी आह भी नहीं भर सकती थी। आंसू ही उसकी अभिव्यक्ति का एकमात्र साधन थे। इससे तो मर जाना बेहतर है, कोई मुझे मार क्यों नहीं देता? उसने अनगिनत बार आत्महत्या के बारे में सोचा, लेकिन उसमें खुद की जान लेने की भी क्षमता नहीं थी। वह बस एक जीवित लाश की तरह इस नरक जैसे समय को सहने के लिए मजबूर थी। उसकी रुकी हुई दुनिया में उसकी आत्मा धीरे धीरे अपनी रोशनी खो रही थी और मर रही थी। उसने सोचा कि वह हमेशा के लिए इस अस्पताल के कमरे में कैद होकर एक भूली बिसरी हस्ती बन जाएगी। कोई उम्मीद नहीं, कोई उद्धार नहीं। जब अदिति निराशा के सबसे गहरे दलदल में फांसी हुई थी, तब एक व्यक्ति था जो उसे भूला नहीं था और दुख के साथ उसे देख रहा था। वह था ब्रावो प्लाटून का सिपाही करण शर्मा। वह शांत और अंतर्मुखी स्वभाव का था, लेकिन वह बहुत बुद्धिमान और न्यायप्रिय युवक था। उसने अदिति के साथ हुए सभी अन्याय और भयानक घटनाओं को देखते हुए चुपचाप अपने अंदर गुस्से की आग को जलाए रखा था। उसे यकीन था कि उसकी प्लाटून कमांडर एक दुर्घटना की नहीं, बल्कि एक स्पष्ट हमले की शिकार हुई थी। उस रात की पार्टी का तनावपूर्ण माहौल और घटना के बाद भैरों सिंह और समीर वर्मा का बेशर्म रवैया सब कुछ बयां कर रहा था। उसने छुट्टी लेकर आर्मी हॉस्पिटल में मिलने के लिए आवेदन किया, लेकिन यूनिट और अस्पताल ने रोगी की स्थिरता आवश्यक है और वह वर्तमान में किसी से मिलने से कतरा रही है कहकर बार बार उसके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। उसने हार नहीं मानी। उसने अस्पताल के पादरी विभाग में काम करने वाले अपने एक स्कूल के दोस्त से मिन्नतें करके केवल 5 मिनट का मिलने का समय हासिल किया। कमरे में प्रवेश करते ही सिपाही करण शर्मा बिस्तर पर लेटी अदिति को देखकर अवाक रह गया। कुछ महीने पहले तक जो प्लाटून कमांडर इतनी आत्मविश्वास से भरी और चमकदार दिखती थी, उसका कोई निशान नहीं था। दुबले पतले भावहीन चेहरे के साथ छत को घूरती हुई उसकी हालत देखकर वह अपने आंसू नहीं रोक पाया। उसके गले में सांस लेने में मदद करने वाली एक ट्यूब लगी थी और उसका पूरा शरीर विभिन्न मशीनों से जुड़ा हुआ था। मैडम, मैं करण हूं, सिपाही करण शर्मा। क्या आपको याद है? उसकी आवाज पर अदिति की सूनी आंखों में हल्की सी हरकत हुई। उसने बहुत धीरे धीरे 2 बार अपनी पलकें झपकाकर जवाब दिया। उस छोटी सी हरकत से करण समझ गया कि उसने उसे पहचान लिया है और उसकी दबी हुई भावनाएं फूट पड़ी। उसने आसपास देखा और उसके कान में धीरे से फुसफुसाया, मैडम, हिम्मत मत हारिए। यह कोई हादसा नहीं था, यह मैं भी जानता हूं और प्लाटून के दूसरे जवान भी जानते हैं। मैं किसी भी तरह सच्चाई को सामने लाऊंगा। आप अकेली नहीं हैं, हम आपके सैनिक हैं। उसकी धीमी फुसफुसाहट ने अदिति के रुके हुए दिल में एक छोटी सी लहर पैदा की। कोई है जो उसे याद करता है, कोई है जो उसकी तरफ है। इस सच्चाई ने उसकी बुझती हुई आत्मा में एक छोटी सी चिंगारी जला दी। उसकी आंखों से गर्म आंसू बह निकले। मिलने के बाद सिपाही करण शर्मा ने फैसला किया। वह अब इस अन्यायपूर्ण और घृणित स्थिति को और नहीं देख सकता था। एक व्यक्ति का जीवन पूरी तरह से नष्ट हो गया था और फिर भी सच्चाई को दबाकर अपनी सुरक्षा की चिंता करने वाले उन शैतानों को वह माफ नहीं कर सकता था। उसने अपने बाकी सैन्य जीवन और शायद उसके बाद के जीवन को भी दांव पर लगाकर इस सच्चाई को दुनिया के सामने लाने की कसम खाई। उसने तरीके खोजने शुरू किए। उसने पहले अदिति के परिवार से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसके सर्विस रिकॉर्ड में उसे अनाथ के रूप में सूचीबद्ध किया गया था और संपर्क करने का कोई तरीका नहीं था। यूनिट से पूछने पर भी व्यक्तिगत जानकारी कहकर मना कर दिया गया। उसने सोच विचार के बाद एक खतरनाक तरीका चुना। कंपनी कमांडर कैप्टन विक्रमजीत सिंह के ऑफिस के कंप्यूटर में घुसकर अदिति की दुर्घटना की प्रारंभिक रिपोर्ट खोजना। उसमें निश्चित रूप से उसके असली परिवार का आपातकालीन संपर्क नंबर लिखा होगा। रात की ड्यूटी का बहाना बनाकर वह ऑफिस में घुस गया और धड़कते दिल के साथ कंप्यूटर की फाइलें खंगालने लगा और अंत में उसने लेफ्टिनेंट आदित्य सिंह चौहान सुरक्षा दुर्घटना परिणाम रिपोर्ट नामक एक फाइल खोजी।
फाइल के अंदर दुर्घटना के विवरण के साथ आपातकालीन संपर्क के रूप में पिता लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह चौहान, गोस, दिल्ली कोर लिखा हुआ था। गौ, दिल्ली कोर। सिपाही करण शर्मा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। अदिति के पिता एक 3 स्टार जनरल थे। यह जानकर वह स्तब्ध रह गया। तो फिर क्यों पिता के होते हुए भी यह सब होने दिया गया? उसे जल्द ही एहसास हुआ। यूनिट ने इस तथ्य को पूरी तरह से छुपाया था और लेफ्टिनेंट जनरल चौहान को भी सच्चाई नहीं बताई थी। वे एक शक्तिशाली पिता के डर से सच्चाई को पूरी तरह से दबा रहे थे। उसने सोचा कि अब और हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। उसने तुरंत एक पत्र लिखना शुरू किया, लेकिन प्राप्तकर्ता लेफ्टिनेंट जनरल चौहान नहीं थे। उसने सोचा कि अगर एक 3 स्टार जनरल पिता सीधे तौर पर शामिल होते हैं तो यह एक राजनीतिक मुद्दा बन सकता है या पिता की पहुंच का मामला लग सकता है। उसने एक ऐसे व्यक्ति से अपील करने का फैसला किया जो और भी ऊंचे स्तर पर और गुप्त रूप से काम कर सकता था। उसने दुर्घटना रिपोर्ट फाइल में दर्ज बड़े पापा और छोटे पापा के विवरण की भी जांच की और उसने चुना। उसने लिफाफे पर लिखा, ब्रिगेडियर अर्जुन सिंह चौहान, सैन्य खुफिया महानिदेशालय DGME, अदिति के छोटे पापा। सेना की सभी जानकारी और खुफिया जानकारी को संभालने वाले DGME के एक जनरल इस मामले की सच्चाई को सबसे तेजी और सटीकता से उजागर कर सकते हैं, ऐसा उसका विश्वास था। उसने पत्र में वह सब कुछ लिखा जो उसने देखा और सुना था। पार्टी में हुआ अपमान, घटना के बाद अपराधियों का बेशर्म रवैया और अदिति की भयानक हालत। यह कोई हादसा नहीं बल्कि एक स्पष्ट हत्या का प्रयास है। कृपया एक निर्दोष सैनिक को बचाइए। उसने बिना किसी की नजर में आए उस पत्र को यूनिट के लेटर बॉक्स में डाल दिया। अब पासा फेंका जा चुका था। क्या एक पत्र इस विशाल चुप्पी की दीवार को तोड़ पाएगा? वह उत्सुकता से परिणाम का इंतजार करने लगा। सिपाही करण शर्मा द्वारा भेजा गया एक पत्र सैन्य डाक प्रणाली के माध्यम से सैन्य खुफिया महानिदेशालय DGMI पहुंचा। अनगिनत खुफिया रिपोर्टों और शिकायतों के ढेर में एक साधारण सिपाही द्वारा सीधे महानिदेशालय के एक जनरल को भेजे गए पत्र पर किसी का ध्यान जाना लगभग असंभव था। लेकिन किस्मत से या शायद भगवान की कृपा से वह पत्र छौंटाई प्रक्रिया के दौरान एक JSO की नजर में आ गया और अंततः महानिदेशालय के शक्तिशाली ब्रिगेडियर अर्जुन सिंह चौहान की मेज पर पहुंच गया। ब्रिगेडियर अर्जुन सिंह चौहान ने अनमने ढंग से पत्र खोला, लेकिन अपनी भतीजी लेफ्टिनेंट अदिति सिंह चौहान का नाम देखकर उनका पूरा शरीर सुन्न हो गया। उन्होंने अपनी पैनी नजरों से पत्र को एक ही सांस में पढ़ लिया। हर पंक्ति के साथ उनका शांत चेहरा गुस्से और सदमे में बदलता गया। सर्वाइकल वर्टिब्रा 5 का पूर्ण विच्छेदन, क्वाड्रिप्लीजिया, वेंटिलेटर पर निर्भर। भैरों सिंह और समीर वर्मा द्वारा जानबूझकर किया गया हमला। पत्र में जो लिखा था वह युद्धाभ्यास के दौरान हुई दुर्घटना की जानकारी से बिल्कुल अलग था। यह एक भयानक आरोप था कि उनकी भतीजी की सेना के भीतर लगभग हत्या कर दी गई थी और पूरी यूनिट संगठित रूप से इस तथ्य को छिपा रही थी। उन्होंने तुरंत अपनी सीधी कमान के तहत महानिदेशालय के सर्वश्रेष्ठ एजेंटों की एक गुप्त टीम को बुलाया। उनकी आवाज स्टील की तरह ठंडी और दृढ़ थी। अब मैं जो कह रहा हूं वह यहीं तक सीमित रहना चाहिए। त्रिशूल डिवीजन की सिग्नल बटालियन में हुई लेफ्टिनेंट अदिति सिंह चौहान की दुर्घटना से संबंधित सभी दस्तावेज, प्रारंभिक रिपोर्ट से लेकर अब तक सभी संचार रिकॉर्ड, संबंधित व्यक्तियों के कॉल रिकॉर्ड, सब कुछ इकट्ठा करके 1 घंटे के भीतर मेरी मेज पर लाओ। भैरों सिंह, समीर वर्मा, विक्रमजीत सिंह सहित बटालियन के सभी अधिकारियों की पूरी पृष्ठभूमि की जांच करो। एक भी धूल का कण नहीं बचना चाहिए। और फिर उन्होंने कांपते हाथों से अपने बड़े भाई सेनाध्यक्ष जनरल विक्रम सिंह चौहान और अपनी भतीजी के पिता दूसरे भाई लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह चौहान को उच्चतम स्तर का आपातकालीन संदेश भेजा। भैया, आपको तुरंत मेरे ऑफिस आना होगा। यह अदिति के बारे में है। बहुत बहुत बुरी खबर है। कुछ ही देर बाद उनके कार्यालय में भारतीय सेना के पदानुक्रम में नंबर 1, 2 और 3 तीनों भाई इकट्ठा हुए। ब्रिगेडियर अर्जुन सिंह चौहान ने सिपाही करण शर्मा का पत्र अपने दोनों भाइयों को दिया। पत्र पढ़ते ही दोनों के चेहरे सफेद पड़ गए, विशेष रूप से अपनी बेटी के पिता लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह चौहान। पत्र पढ़ने के बाद कुर्सी पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगे।
उनकी छाती अपराध बोध और गुस्से से फट रही थी कि जब उनकी बेटी के साथ इतना भयानक कुछ हो रहा था तब वे एक मूर्ख की तरह कुछ भी नहीं जानते थे। सेनाध्यक्ष जनरल विक्रम सिंह चौहान दुख से परे, नरक की आग जैसे गुस्से में थे। उनकी आंखें खून की तरह लाल हो गईं। उन्होंने चुपचाप रोते हुए अपने भाई के कंधे पर हाथ रखा। उनकी हिम्मत कैसे हुई? मेरी भतीजी को, मेरे भाई की बेटी को, उन कीड़ों से भी बदतर लोगों ने। उन्होंने फैसला किया, यह कोई साधारण जांच या पड़ताल नहीं है, यह एक युद्ध है। उनके परिवार को नष्ट करने वालों के खिलाफ एक बेरहम विनाश का युद्ध। वह अब भारतीय सेना के सेनाध्यक्ष नहीं थे, वह एक सोए हुए बाघ के बच्चे को मारने वाले लकड़बग्घों के झुंड का शिकार करने निकले एक क्रोधित बाघ थे। अर्जुन, अपने सभी खुफिया नेटवर्क का उपयोग करके एक एक संबंधित व्यक्ति का पता लगाओ, उनके परिवार, रिश्तेदार, वित्तीय लेन देन, सब कुछ। अजय, तुम तुरंत आर्मी हॉस्पिटल जाओ और अदिति के पास रहो, और जब तक मैं इन गंदे कीड़ों को साफ नहीं कर देता तब तक किसी से मत मिलना। उन्होंने सेना मुख्यालय के प्रमुख कर्मचारियों को अपने कार्यालय में आपातकालीन बैठक के लिए बुलाया। उनका रूप ऐसा था मानो वे मार्शल लॉ घोषित करने जा रहे हों, गंभीर और जानलेवा। अब से मैं सेनाध्यक्ष के रूप में एक विशेष आदेश जारी करता हूं। त्रिशूल डिवीजन सिग्नल बटालियन के सभी संबंधित व्यक्तियों को बिना किसी अपवाद के कोर्ट मार्शल के लिए पेश किया जाए। ऑपरेशन का नाम त्रिशूल है। मैं उन जानवरों से भी बदतर लोगों की गर्दन अपने हाथों से काटूंगा। तुरंत सेना पुलिस की विशेष टीम को भेजकर सभी संबंधित व्यक्तियों को मौके पर ही गिरफ्तार करो। विरोध करने वाले को गोली मारने की इजाजत है। एक सैनिक के आंसू भरे पत्र ने भारतीय सेना के दिल को भेद दिया था और उसने 3 सोए हुए शेरों को जगाकर उन्हें क्रोध के अवतार में बदल दिया था। खून से सने प्रतिशोध की शुरुआत इस तरह चुपचाप लेकिन दृढ़ता से हो रही थी।